हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। और आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। चलिए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो कम आकार की कक्षा में कम समय में संपन्न होती है। ये किसने कहा है? तो यह एक कथन है और ये बताना है कि ये किसने कहा है। एल एन गेज, वी के पासी, डब्ल्यू एलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है ये कथन है डब्ल्यू एलन का। साथ ही एक चीज़ और भी याद रखनी है कि जो सूक्ष्म शिक्षण के जनक हैं वो डब्ल्यू एलन ही हैं, तो इसको भी याद रखना है। और ये कथन किसका है ये भी याद रखना है। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और हमारा अगला क्वेश्चन है, स्किनर के सिद्धांत में चूहे को बिजली का झटका भोजन की जगह देने पर खटका दबाने की अनुक्रिया बंद हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? शेपिंग, श्रृंखला अधिगम, विलोपन या फिर स्वतः पुनर्लाभ। तो यदि हम चूहे को भोजन की जगह पर बिजली का झटका देंगे तो फिर वह अनुक्रिया को करना बंद कर देगा। यानी कि वह खटका क्यों दबा रहा था? ताकि उसे भोजन मिले। तो अब जब वह खटका दबाएगा उसको भोजन नहीं मिलेगा बल्कि बिजली का झटका मिलेगा, तो ऐसे में वह अपनी जो अनुक्रिया है उसको बंद कर देगा। यानी कि उसकी जो क्रिया है वो बंद हो जाएगी। तो जो उसकी क्रिया बंद हुई है यानी कि उसकी क्रिया का विलोपन हो जाएगा, लोप हो जाएगी, उसकी क्रिया लुप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा भाई, क्योंकि चूहे को भोजन नहीं दिया जा रहा है, वह भोजन की वजह से ही खटका दबा रहा था। अब उसको भोजन मिलेगा नहीं, उसको मिलेगा बिजली का झटका, तो फिर ऐसे में वह क्रिया क्यों करेगा? यानी कि उसकी क्रिया बंद हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं विलोपन। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एंड अगला क्वेश्चन है, फ्लैंडर्स के फियाक्स में कुल कितने प्रकार की अंतःक्रिया बताई गई है? 2, 10, 5 या फिर 12 है। तो जो फ्लैंडर्स का फियाक्स मॉडल है उसमें इन्होंने 10 प्रकार की अंतःक्रिया बताई है। कितने प्रकार की? 10 प्रकार की, जिसमें से 7 उन्होंने बताई है शिक्षकों के लिए यानी कि टीचर्स के लिए, और 2 बताई है बच्चों के लिए मतलब छात्र के लिए, और जो एक अनुक्रिया है वो है चुप्पी के लिए। मतलब यहाँ पर जो फ्लैंडर्स का फियाक्स मॉडल है उसमें टोटल 10 अंतःक्रियाएँ रहती हैं, उसमें से 7 अंतःक्रिया शिक्षक की होती है और 2 बच्चों की होती है और एक होती है चुप्पी की। चुप्पी से मतलब कि जब शिक्षा अंतःक्रियाएँ करता है तो बच्चे उनके जवाब देते हैं। और फिर जो एक कंडीशन ऐसी आती है, मतलब हमें ऐसी कंडीशन लानी है कि जहाँ पर बच्चों का मान लो बच्चे उस चीज़ का जवाब नहीं दे पा रहे, तो जब बच्चे फिर जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर हमें वही टॉपिक उठा करके बच्चों को सिखाना होगा। तो एक अंतःक्रिया चुप्पी के लिए भी इसमें है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 10, यानी कि जो फ्लैंडर्स का फियाक्स मॉडल है उसमें 10 प्रकार की अंतःक्रिया बताई गई हैं। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत मानता है कि व्यवहार में परिवर्तन होना अधिगम के बाद भी जरूरी नहीं है? समीपता अधिगम सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत या फिर चिन्ह अधिगम सिद्धांत। तो यहाँ पर जो हमने कल का प्रैक्टिस लिया था उसमें भी हमने बताया था कि जो चिन्ह अधिगम का सिद्धांत है ये दिया हुआ है टॉलमैन ने। यानी कि जो टॉलमैन है वो चिन्ह को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया, मतलब महत्वपूर्ण माना है कि यदि हम कोई भी वस्तु याद रखते हैं या हमें कहीं पर भी जाना आना भी होता है तो हम चिन्ह को याद रखते हैं। तो ये चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया है टॉलमैन ने। और समीपता अधिगम की अगर बात करें तो ये दिया है गुथरी ने। इन्होंने अपने समीपता के अधिगम के सिद्धांत में ये बताया था कि कोई भी प्राणी जब वो किसी कंडीशन में कोई क्रिया करता है और फिर दोबारा भी यदि वैसी ही कंडीशन या उसी से मिलती जुलती कंडीशन उसके सामने आती है तो फिर से वह उसी क्रिया को दोहराता है। तो इसी वजह से इनका जो सिद्धांत है उसे समीपता का अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। समीपता से मतलब ये है कि जो भी क्रिया प्राणी ने पहले किसी कंडीशन में दिखाई थी, मतलब कैसी भी कंडीशन उसके सामने आई थी, कैसी भी स्थिति, उसी से मिलती जुलती जब स्थिति उसके बाद आती है तो फिर वह वैसी ही क्रिया दोहराता है, मतलब उसी के समीप की, उसी के आसपास की क्रिया दोहराता है, वैसी ही क्रिया करता है। तो इस वजह से इनके सिद्धांत को समीपता अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है, जो कि दिया है गुथरी ने।
और अगर बात करें शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की, तो ये पावलोव ने दिया है, और पावलोव ने जो कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो इनका सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत की, जो कि दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने, और इन्होंने ही बताया था कि हम देख करके सीखते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति समाज में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनको देख करके सीखता है। और अपने सिद्धांत में इन्होंने ये भी बोला था कि समाज द्वारा जो भी मतलब व्यवहार है, जो स्वीकार्य व्यवहार है, यानी कि जो ऐसा व्यवहार जो समाज में स्वीकार किया जाता हो, समाज के अनुकूल हो, उसको हम अपनाते हैं, और जो समाज में वर्जित है उसको हम नकार देते हैं। मतलब हमने सीख भी लिया है तो भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम उस व्यवहार को अपनाएंगे। तो इसी वजह से कि कौन सा सिद्धांत मानता है कि व्यवहार में परिवर्तन होना अधिगम के बाद भी ज़रूरी नहीं है। मतलब हमने चीज़ों को सीख लिया है, फिर भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि व्यवहार में परिवर्तन हो। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समाज में मतलब नकारी जाती हैं, समाज में वर्जित हैं, मतलब समाज के अनुकूल नहीं होती हैं, तो हम उन चीज़ों को सीखते भी हैं, तब भी हम वैसा व्यवहार नहीं करते। अगर एग्जाम्पल से समझें तो जैसे कहीं पर मारपीट हो रही है या गाली गलौज यदि हो रहा है, तो हमने सुना या देखा तो हमने भी सीख लिया, लेकिन अब क्योंकि वह समाज के अनुकूल नहीं है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम भी मारपीट करें, यानी कि हम अपने व्यवहार में उस तरीके का परिवर्तन नहीं लाएंगे। तो इस वजह से जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, यही ये बताता है कि व्यवहार में परिवर्तन होना अधिगम के बाद भी ज़रूरी नहीं है। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने, तो ये भी याद रखना है। ये सारे ही सिद्धांत आपको याद रखने हैं। समीपता का जो सिद्धांत है ये गुथरी ने दिया है, शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव ने, चिन्ह अधिगम टॉलमैन ने, और इसके लिए जो हमारा आंसर सही है वो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है शुरुआती सहायता या नाजुक मौक़ों पर इशारा देना, यह सहायता वाइगोत्स्की सिद्धांत में क्या कहलाएगा। तो ऑप्शन है इसके लिए इसके फोल्डिंग, जेड-पी-डी, निजी वार्ता या फिर ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। तो ये सभी शब्द वाइगोत्स्की के ही हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है कि शुरुआती सहायता या नाजुक मौक़ों पर इशारा देना मतलब सहायता देना थोड़ी सी, ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या कहलाएगी। तो बात यहाँ पर शुरुआती सहायता की हो रही है। तो जब हम शुरुआती सहायता बच्चों को देते हैं तो ये होता है इसके फोल्डिंग, और जबकि जो जेड-पी-डी है ये बीच में सहायता देना होता है। और निजी वार्ता से मतलब है जब बच्चे खुद से ही बातें करता है, और ज़्यादा ज्ञानी दूसरे का मतलब है कि बच्चा उसी से सीखता है जो उससे ज़्यादा जानता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सही होगा वो हो जाएगा इसके फोल्डिंग। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है। बारंबारता, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। तो बात सृजनात्मकता की हो रही है, तो यदि बारंबारता रहेगा, बारंबारता से मतलब है किसी क्रिया को आप बार बार कर रहे हैं, तो कोई भी काम बार बार करना, तो उसमें सृजनात्मकता नहीं होती, क्योंकि सृजनात्मकता का मतलब होता है कुछ नया करना। तो यहाँ पर बारंबारता लिखा है, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं प्रवाह, व्यवहार्यता, मौलिकता या फिर विस्तारण। तो प्रवाह तो सही है, लेकिन व्यवहार में भी मतलब ये भी कोई सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। और तीसरा देख लेते हैं प्रवाह, विविधता, मौलिकता या फिर सहकार्यता। तो किसी के साथ कार्य करना, ये भी सृजनात्मकता नहीं है, इस वजह से ये भी ऑप्शन गलत रहेगा। और लास्ट वाला हम देख लेते हैं प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। तो प्रवाह से मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में लचीलापन होना, मतलब किसी को नए नए तरीके से बनाना, किसी भी चीज़ को, किसी चीज़ का निर्माण करना। विविधता से मतलब है भिन्न भिन्न कार्यों को करना, अलग अलग तरीके से करना। मौलिकता का भी मतलब ये होता है कि किसी कोई भी जो चीज़ है उसको मौलिक तरीके से बनाना, नए तरीके से बना देना। विस्तारण, चीज़ों का विस्तार करना, मतलब बहुत ज़्यादा विस्तार करना। तो यदि आप किसी भी चीज़ को विस्तृत कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, तो उसमें सृजनात्मकता आएगी, मतलब उसको अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करना, ये विस्तारण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही है वो डी ही सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन कट हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, एंड हमारा अगला क्वेश्चन है स्किनर ने आंशिक पुनर्वलन को सतत पुनर्वलन से कम प्रभावी माना है, ज़्यादा प्रभावी माना है, बराबर प्रभावी माना है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्किनर का आंशिक पुनर्वलन है
और जो सतत पुनर्वलन है। तो आंशिक पुनर्वलन को सतत पुनर्वलन से क्या माना है, कम, ज़्यादा या फिर बराबर, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो उन्होंने जो चूहे पर प्रयोग किया था, मतलब चूहा जब खटका दबाता था तो उसे भोजन मिलता था। तो लगातार यदि भोजन मिलता रहे तो चूहे को क्या लगेगा, चूहे को ये लगेगा कि जब भी भूख लगेगी खटका दबाऊंगा भोजन मिल जाएगा। तो ये तो हो गया सतत पुनर्वलन, यानी कि जब भी उसे भूख लगेगी वो खटका दबाएगा, उसको भोजन मिल जाएगा। तो ऐसे में ये सतत पुनर्वलन होगा। तो जो कि कम प्रभावी रहेगा, यानी कि आंशिक जो पुनर्वलन होगा उसमें क्या होगा कि चूहे ने खटका दबाया, भोजन मिला, फिर उसने खटका दबाया, भोजन नहीं मिला, ऐसे कई बार दबाया तो कई बार मिला, कई बार नहीं मिला। तो चूहे को फिर ये लगेगा कि मुझे खटका दबाते रहना चाहिए, कभी भी धोखा हो सकता है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं बस खटका दबाऊँ और मुझे भोजन मिल जाए। तो आंशिक पुनर्वलन सतत पुनर्वलन की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावी होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं निम्न में से मूल्यांकन की अप्रमापी विधि कौन सी है, आत्मकथा, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या फिर अभिक्षमता परीक्षण। तो अप्रमापी से मतलब होता है जिसको मापा ना जा सके। तो ऐसी कौन सी विधि है, आत्मकथा, बुद्धि परीक्षण या फिर व्यक्तित्व परीक्षण या अभिक्षमता परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण जब किया जाता है तो बुद्धि का मापन किया जाता है, व्यक्तित्व परीक्षण में भी व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, और अभिक्षमता परीक्षण ये भी बुद्धि परीक्षण ही है, तो इसमें भी मापन किया जाता है। जबकि यदि आपने आत्मकथा पढ़ी है किसी की तो वहाँ पर मापन नहीं होता है, बल्कि आत्मकथा आपने पढ़ी तो आपको कैसी लगी, अच्छी बुरी, या आपने उससे क्या सीखा, इस तरीके से आलोचनात्मक होता है, मतलब उसको मापा नहीं जा सकता। तो जो अप्रमापी विधि रहेगी वो होगी आत्मकथा, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण मनुष्य के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में होती है, या फिर व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया है, या औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है। तो सामाजिकरण को हम सिर्फ औपचारिक प्रक्रिया है, मतलब औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा ही नियोजित होती है, तो ये ऑप्शन तो गलत रहेगा, क्योंकि जो सामाजिकरण होती है, मतलब जो हमारा सामाजिकरण होता है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही ढंग से होता है। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है, जबकि परिवार में हम औपचारिक तरीके से नहीं सीखते बल्कि अनौपचारिक तरीके से सीखते हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ औपचारिक प्रक्रिया है और परिवार के द्वारा ही नियोजित की जाती है। उसके अलावा व्यवस्थित तरीके से होने वाली एक रैखिक प्रक्रिया है, तो ऐसा भी नहीं है कि जो हमारा सामाजिकरण है वो व्यवस्थित तरीके से होता है, ऐसा नहीं है। और रैखिक से मतलब है कि एकदम मतलब सीधी प्रक्रिया है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारा सामाजिकरण होता है वो व्यवस्थित तरीके से नहीं होता, क्योंकि मतलब हम घर में कुछ सीखते हैं और फिर स्कूल में सीखते हैं, आते जाते सब जगह सीखते हैं, तो ये एक व्यवस्थित तरीके से सीखना नहीं होता है, क्योंकि हम सभी जगह चीज़ों को सीख रहे हैं, तो इसको व्यवस्थित नहीं किया गया है, इस वजह से सी ऑप्शन भी गलत रहेगा। और बात यदि हम पहले वाले ऑप्शन की करें कि मनुष्य के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है, तो जो सामाजिकरण है वो सरल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जो सामाजिकरण है ये एक जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से होती है। प्रत्यक्ष से मतलब होता है कि हम चीज़ों को सामने से सीखते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं, मतलब लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं तो बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से मतलब है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब चीज़ें सामने हो तभी हम सीखें, कभी कभी किसी व्यक्ति से हम मिले भी नहीं हैं, जैसे कि आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, तब भी मतलब जिस व्यक्ति से नहीं मिले हैं उससे भी बात हो जाती है, तो उससे भी बातचीत के दौरान कई सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि जो सामाजिकरण है ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से होता है और ये एक जटिल प्रक्रिया है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समायोजन और समावेशन किसकी पूरक संक्रियाएं हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, अनुकूलन, सीखने का निकटस्थ क्षेत्र, संरचनात्मक चित्रण, अग्रिम आयोजन। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समायोजन और समावेशन किसकी पूरक संक्रियाएं हैं।
तो ये है अनुकूलन की। जीन पियाजे ने अनुकूलन के अंतर्गत ही बताया है समावेशन और समायोजन का। मतलब अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि अपने आप को अनुकूलित करना, तो उसी में आप चीज़ों को समावेशित करते हैं या फिर समायोजन करते हैं। यानी कि जब आप अपने आप को अनुकूलित करेंगे किसी भी चीज़ को देख करके या किसी भी जानकारी के अकॉर्डिंग स्वयं का अनुकूलन करेंगे, तो आप चीज़ों को या तो समावेशन करेंगे या तो समायोजन करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें अनुकूलन के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे को जबकि लेव वाइगोस्की को महत्व देते हैं। मतलब जीन पियाजे किसको, और जबकि जो लेव वाइगोस्की हैं वो किसी दूसरी चीज़ को महत्व देते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि जो जीन पियाजे हैं वो किसको महत्व देते हैं और जो लेव वाइगोस्की हैं वो किसको महत्व देते हैं। ऑप्शन है परिपक्वता, सांस्कृतिक उपकरण, पुनर्वलन, स्कीमा में बदलाव, वेधन और अभ्यास, पुनर्वलन, उद्दीपन प्रक्रिया संबंध और संगठन। तो यहाँ पर जो जीन पियाजे हैं वो परिपक्वता को महत्व देते हैं और जो लेव वाइगोस्की हैं वो देते हैं सांस्कृतिक उपकरण को। मतलब कि पियाजे ने अपने सिद्धांत में बताया था कि कोई भी बच्चा जब वो चीज़ों को सीखता है तो जब वह परिपक्व हो जाता है तभी वह उस चीज़ को सीख पाता है। जैसे कि कोई बच्चा छोटा है तो वह चल पाएगा, लेकिन चल तभी पाएगा जब वह परिपक्व हो पाएगा। मतलब जब उसके पैर जो हैं वो चलने के लिए परिपक्व हो जाएंगे, या फिर वह बोलना तभी बोल पाएगा, बातचीत तभी कर पाएगा जब उसके जो बोलने वाले अंग हैं, जीभ हो गया, मुख हो गया, ये परिपक्व हो जाएंगे। तो जीन पियाजे ने परिपक्वता को महत्व दिया है, जबकि जो लेव वाइगोस्की हैं वो देते हैं सांस्कृतिक उपकरण को। मतलब जो बच्चा है वो समाज या सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाओं से अंतःक्रिया करके सीखता है। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन है वो पहला वाला, यानी कि पियाजे ने परिपक्वता और लेव वाइगोस्की ने सांस्कृतिक उपकरण को महत्व दिया है। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा लेने के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर बात हो रही है लेव वाइगोस्की की। तो लेव वाइगोस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया को महत्व दिया है, ये हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। यानी कि कोई भी बच्चा जो होता है वो जब भी चीज़ों को सीखता है या अपने ज्ञान का निर्माण करता है तो वो सामाजिक अंतःक्रियाओं से करता है, यानी कि समाज में रह करके फिर वह समाज के अकॉर्डिंग सीखता है। ये बोला है लेव वाइगोस्की ने। तो यहाँ पर पूछा गया है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा सही नहीं है। तो निर्देशित आदान प्रदान। निर्देशित आदान प्रदान से मतलब है कि किसी भी मतलब जैसे आपको निर्देश दिए जा रहे हैं या किसी से भी किसी भी प्रकार का आदान प्रदान करना, तो यहाँ पर जो सामाजिक संबंध स्थापित होगा, यानी कि यहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया होगी। व्यापक चर्चाएं करना, यानी कि यदि आप किसी चर्चा में शामिल होते हैं तो वहाँ पर भी सामाजिक अंतःक्रिया होगी, क्योंकि जो चर्चा है वो अकेले नहीं होती। मतलब चर्चा का मतलब क्या है कि वहाँ पर कई लोग किसी विषय पर चर्चाएं करेंगे, तो वहाँ पर भी सामाजिक अंतःक्रिया होगी। सहयोगात्मक अधिगम से मतलब है कि सहयोग कब होगा, जब कई लोग काम करेंगे किसी भी चीज़ को, यानी कि सहयोग एक साथ मिल करके किसी भी काम को सहयोग के साथ करना, तो यहाँ पर भी सामाजिक अंतःक्रिया होगी। जबकि दोहराव व स्मरण से मतलब है कि किसी भी काम को दोहराना, किसी चीज़ को याद करना, तो यहाँ पर किसी भी चीज़ की मतलब किसी भी प्रकार की जो है सामाजिक अंतःक्रिया नहीं हो रही। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा सही नहीं है। तो हमें जो सही नहीं है वही बताना है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन है वो डी ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहल वर्ग नारीवादी नैतिकता जो किस पर जोर देती है को नकारते हैं। ऑप्शन देखभाल की नैतिकता, नैतिक आदर्शों, न्याय की नैतिकता या फिर सामाजिक अच्छाई की चिंता। तो जो कैरोल गिलिगन है, इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था कि जो पुरुष है, मतलब जो पुरुष की नैतिकता होती है वो होती है न्याय की नैतिकता, यानी कि पुरुष की नैतिकता के लिए इन्होंने न्याय को बताया है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता के लिए इन्होंने देखभाल को बताया है। तो
क्योंकि इन्होंने स्त्रियों के लिए देखभाल को बताया है। और जो लॉरेंस कोहल वर्ग हैं उन्होंने अपने इनका जो नैतिक विकास का सिद्धांत था उसमें सिर्फ बालकों को शामिल किया था, जो कि 10 से 16 वर्ष के थे। इन्होंने अपने सिद्धांत में किसी भी बालिका को शामिल नहीं किया था। तो इसी वजह से, क्योंकि लड़कियों को शामिल नहीं किया है, और जो कैरोल गिलिगन हैं इन्होंने बालिकाओं के लिए देखभाल की नैतिकता को बताया है। तो इस वजह से ऑप्शन हमारा पहला वाला यानी कि देखभाल की नैतिकता सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला क्वेश्चन है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे घर पर ट्यूशन लें, उन्हें स्मरण आधारित बहुत सारे कार्यपत्रक दिए जाएं, स्कूल आने में उनकी रुचि कम ना हो, गैर संदर्भित पाठ्यचर्या का पालन हो। तो यदि कोई बच्चा जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित है, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो ऐसे छात्रों का यदि हमें उदाहरण करना है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? घर पर ही ट्यूशन लें। तो वो पहले से ही आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो घर पे ट्यूशन लेना उसके लिए सही नहीं है। मतलब वो स्कूल में ही पढ़ ले वही बड़ी बात है उसके लिए, क्योंकि वह आर्थिक रूप से कमज़ोर है। उन्हें स्मरण आधारित बहुत सारे कार्यपत्रक दिए जाने चाहिए। तो स्मरण आधारित शिक्षा को हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने हैं, यानी कि हमें चीज़ों को बच्चों को रटाने पर, याद करवाने पर जोर नहीं देना है, बल्कि समझाना है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। एंड स्कूल आने में उनकी रुचि कम ना हो और गैर संदर्भित पाठ्यचर्या का पालन हो। गैर संदर्भित से मतलब है कि ऐसी चीज़ें पढ़ाना जो बालक से जुड़ी हुई ना हो, या जिनका बालकों के जीवन में कोई महत्व ही ना हो। तो ऐसा तो हमें बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि हमें बच्चों को वही पढ़ाना है जो उनके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हों, या जो उनके जीवनचर्या है या जीवन जीने में उनकी सहायता करें। तो इस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो ये वाला भी गलत रहेगा। तो ऑप्शन हमारा सही है सी, कि स्कूल आने में उनकी रुचि कम ना हो, क्योंकि यदि उनकी स्कूल आने में रुचि है तो फिर वो स्कूल आएंगे, यदि रुचि ही ख़त्म हो जाती है तो नहीं आएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर सी ही सही हो जाएगा। अगला है उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परिमाप करता है। आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न हैं। और दूसरा है पुरातत्व को परिभाषित कीजिए। एंड सी नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज कब की गई थी। एंड हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उस प्रश्न की पहचान करिए जो मूल्यांकन के कौशल का परिमाप करता है। तो मूल्यांकन हम कब करेंगे, तो एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग करते थे। तो जिन भी धातुओं का प्रयोग करते थे बता देंगे। तो यहाँ पर मूल्यांकन कौशल नहीं होगा। हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज कब की गई थी, तो यहाँ पर भी मूल्यांकन नहीं होगा, क्योंकि जो डेट है वो बदली नहीं जाएगी, वो तो वही रहेगी, सेम ही रहेगी। तो मूल्यांकन इस मतलब यहाँ पे किस तरीके का मूल्यांकन होगा, नहीं होगा। पुरातत्व को परिभाषित कीजिए। तो परिभाषा भी किसी भी चीज़ की देनी होती है, तो जो भी परिभाषा है वो परिभाषा वही रहेगी, बदली नहीं जा सकती। इसके अलावा जो ए है, आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं और वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है, तो इस यहाँ पर मूल्यांकन हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद में क्या था और जो आज की पुस्तकें हैं उनमें क्या है, वो दोनों में क्या अंतर है। तो जब आप दोनों को समझेंगे, दोनों को पढ़ेंगे, तभी आप मूल्यांकन दोनों का आपस में कर पाएंगे। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो कोई बच्चा यदि 7-8 वर्ष का है तो उसमें नैतिकता का अभाव पाया जाएगा, क्योंकि जो लॉरेंस कोहल वर्ग ने अपने नैतिकता का सिद्धांत बताया है उसमें उन्होंने 3 स्तर बताए हैं। और जो पहला वाला स्तर होता है उसमें जो एक बच्चे की अवस्था होती है वो 2 से 10 वर्ष तक की रहती है, और उस अवस्था में बच्चों में नैतिकता पाई नहीं जाती, बल्कि उनके अंदर नैतिकता लाई जाती है। बच्चों में नैतिकता या तो डर से आती है या फिर आज्ञा पालन से आती है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, यानी कि दंड और आज्ञा पालन से बच्चों में नैतिकता आती है, क्योंकि बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं होती। जो छोटा बच्चा होता है
उसके अंदर डर से नैतिकता आती है, यानी डर से मतलब है दंड, उसको लगेगा कि मम्मी या पापा मुझे मारेंगी, तो इस डर से वो नैतिक होता है। या फिर आज्ञा पालन, मतलब वो मम्मी पापा की बात को मान करके उसके अंदर नैतिकता आती है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। और अगला है, हल के सिद्धांत के अनुसार वह वस्तु जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है क्या कहलाती है? साम्यावस्था, प्रणोद, प्रोत्साहन या फिर पुनर्वलन। तो जो हल ने सिद्धांत दिया है, इन्होंने अपने सिद्धांत में आवश्यकता को महत्वपूर्ण माना है। आवश्यकता से मतलब है कि जब किसी भी प्राणी को या व्यक्ति को आवश्यकता होती है तभी वह कार्य को करता है। तो मतलब कोई भी व्यक्ति साम्यावस्था में रहता है, यदि उसे ज़रूरत है तो वह कार्य करेगा। यहाँ पर प्रणोद से मतलब है उसकी ज़रूरत, जैसे कि यदि किसी भी व्यक्ति को भूख लगी है तो उसे खाने की तलाश होगी, तब वह खाने की तरफ जाएगा। यदि आपको भूख नहीं लगी, आपके सामने खाना रखा है तो आप नहीं खाएंगे, जब आपको भूख लगेगी तभी खाएंगे। तो इस तरीके से प्रणोद को उन्होंने बताया है भूख से। और प्रोत्साहन क्या है? प्रोत्साहन यहाँ पर खाना है। तो जो आवश्यकता को संतुष्ट करेगी तो वो क्या होगा? वो प्रोत्साहन ही होगा, क्योंकि प्रणोद से मतलब हो गया भूख, तो आपको भूख जो है वो भोजन की तरफ ले जाएगी। लेकिन जो संतुष्ट कौन करेगा? संतुष्ट करेगा प्रोत्साहन, यानी कि भोजन। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, यानी कि जो भी हमारी आवश्यकता है उसको संतुष्ट करता है प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी पर लार टपकाना कैसी क्रिया है? ऐच्छिक, अनैच्छिक, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो भी पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो जब कुत्ता घंटी पर लार टपकाता था तो ये कैसी क्रिया थी? ये उसकी ऐच्छिक क्रिया नहीं थी बल्कि अनैच्छिक थी, क्योंकि जो एक कुत्ता होता है वो भोजन को देख करके ऐच्छिक रूप से लार टपकाएगा, ना कि घंटी पर टपकाएगा, बल्कि घंटी की उसको आदत डाली गई थी। तो ये उसकी मतलब घंटी पर लार टपकाना ये उसकी मर्जी वाली क्रिया नहीं थी, मतलब उसकी ऐच्छिक क्रिया नहीं थी बल्कि अनैच्छिक थी। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालक का खिलौनों आदि को जीवित समझने का भ्रम पियाजे के अनुसार क्या है? अहम केंद्रितता, अविलोमिता, जीववाद या फिर विलोमिता। तो एक जो छोटा बच्चा होता है वो अपने खिलौनों को भी जीवित समझता है, तो मतलब वो भ्रम में रहता है, उसे ये लगता है जिस तरीके से मुझ में जान है उस तरीके से इन खिलौनों में भी जान है। तभी छोटे बच्चों को आपने सुना भी होगा, जब छोटी छोटी गाड़ी वगैरह लिए होते हैं, मतलब जो उनकी खिलौना वाली गाड़ी होती है, तो कहते हैं हट जाओ नहीं तो मेरी गाड़ी आपका एक्सीडेंट कर देगी, या फिर मेरा जो कुत्ता है आपको काट लेगा। तो क्योंकि उन्हें ये लगता है कि इन खिलौनों में भी जान है, तो ये कहलाता है जीववाद, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। और अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक किसे मानते हैं? तो ऑप्शंस हैं बंडूरा, थॉर्नडाइक, गुथरी, आशुबेल। तो आधुनिक संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक माना जाता है बंडूरा को। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।